हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गति व चलन के पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पतले तंतु की संरचना देख ली थी। हमने देखा था जो पतले तंतु हैं यानी थिन फिलामेंट्स हैं, पतले तंतुओं में 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते थे। कौन से? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो हमने किसकी बात की थी? मोटे तंतु की संरचना, या जिसे हमने कहा था थिक फिलामेंट। और मोटे तंतु में हमने देखा था कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। मोटे तंतु में क्या पाया जाता है बच्चों? मायोसिन प्रोटीन, जिसे हमने कहा था कि वो एक बहुलक है और उसके लिए जो एकलक है उसे अपन ने क्या कहा था बच्चों? मेरोमायोसिन। तो पतले तंतु की संरचना हमने देख ली थी। आज हम मोटे तंतु की संरचना की बात करेंगे। मोटे तंतु में कौन सा प्रोटीन मिलेगा? मायोसिन, जो कि एक बहुलक प्रोटीन है, और उसका एकलक क्या होगा? मेरोमायोसिन, है ना बच्चों? तो इसकी संरचना अगर हम बनाएं, तो बच्चों ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये हमारे पास एक संरचना है। क्या है? ध्यान देंगे इसमें क्या क्या है बच्चों। ये तो है सर वाला भाग, जिसे अपन सर या हेड कहेंगे। ये हमारे पास आर्म यानी भुजा है, और ये हमारे पास टेल या पूंछ है। ठीक है बच्चों, तो हमने किसकी संरचना बनाई है? एक मायोसिन प्रोटीन की संरचना बना रहे हैं। इसमें जो पूंछ वाला भाग है बच्चों, जो पूंछ वाला भाग है उसे हम LMM, उसे हम लाइट मेरोमायोसिन के नाम से जानते हैं। जो पूंछ वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? लाइट मेरोमायोसिन। और सर और भुजा मिलाकर, सर और भुजा मिलाकर बच्चों इस संरचना को हम HMM क्या कहते हैं? हैवी मेरोमायोसिन। तो सिर और भुजा वाला भाग हैवी यानी भारी मेरोमायोसिन कहलाएगा, और पूंछ वाले भाग को हम लाइट मेरोमायोसिन कहेंगे। और ऐसे कई सारी मेरोमायोसिन जोड़ दो, तो मायोसिन प्रोटीन बनेगा, है ना? ऐसे कई सारे मेरोमायोसिन, लगभग 300 मेरोमायोसिन को एक साथ जोड़ दो तो मायोसिन प्रोटीन की संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है? सुनो, इंपॉर्टेंट चीज तो ये 2 यहां पर चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम पेशीय संकुचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। कि पेशीय संकुचन में क्या होगा। तो बच्चों जब हम पेशीय संकुचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि ये जो मायोसिन का सिरा है, मायोसिन का जो सर या हेड है, ये मायोसिन का सर एक्टिन से जुड़ेगा। पेशीय संकुचन अभी हम देखेंगे बच्चों। पेशीय संकुचन में हम देखेंगे मायोसिन का सिर एक्टिन से जुड़ेगा। तो मायोसिन के सिर पर क्या होने चाहिए? एक्टिन से जुड़ने वाले क्षेत्र होने चाहिए। तो मायोसिन के सिर पर एक्टिन से जुड़ने वाले क्षेत्र पाए जाएंगे। अब दूसरा, जब वो मायोसिन से जुड़ेगा
और सॉरी, जब मायोसिन का सिर एक्टिन से जुड़ेगा और उसे खींचेगा, जब वो संकुचन करेगा ना, तो मायोसिन का सिर एक्टिन से जुड़ेगा, एक्टिन को खींचेगा, उसके लिए ऊर्जा चाहिएगी, और ऊर्जा कहां से आएगी? एटीपी से। तो एटीपी से जुड़ने वाला भाग भी मायोसिन के सिर में मिलेगा। तो मायोसिन का सिर विशेष है क्योंकि मायोसिन के सिर पर एक्टिन से जुड़ने वाला भाग भी है, जिसके कारण वो एक्टिन से जुड़ेगा, और उसे खींचने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसके लिए एटीपी का प्रयोग होगा। तो एटीपी से जुड़ने का क्षेत्र भी मायोसिन के पास होगा, है ना बच्चों। तो इसलिए आपको याद एक और चीज होनी चाहिए कि ये जो मायोसिन है ना बच्चों, क्योंकि मायोसिन ऊर्जा एटीपी से लेगा, मायोसिन ऊर्जा कहां से लेगा बच्चों? एटीपी से। मतलब एटीपी का अपघटन होगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी, है ना भाई। पैसा तो है मेरी जेब में, लेकिन खर्चा करूंगा तभी तो सामान आएगा। तो एटीपी से ऊर्जा कब मिलेगी? जब एटीपी खर्च होगा, यानी एटीपी का अपघटन होगा। और एटीपी का अपघटन करने की क्रिया एटीपीएस क्रिया कहलाती है, जो किसके पास है? मायोसिन के पास। तो मायोसिन के पास कौन सी क्रिया है? एटीपी से ऊर्जा लेने की क्रिया है, एटीपी का अपघटन करने की क्रिया है, और एटीपीएस क्रिया कहलाती है। और इसके लिए उसे कौन सा खनिज चाहिए होता है? मैग्नीशियम। इसके लिए उसे खनिज कौन सा चाहिएगा बच्चों? मैग्नीशियम चाहिएगा। तो क्या याद रखना है? वापस देखो भाई, हम लोग ने मोटे तंतु की बात की। मोटे तंतु में कौन सा प्रोटीन होगा? मायोसिन। मायोसिन एक बहुत बड़ा बहुलक प्रोटीन है जो छोटे छोटे किससे बना हुआ है? छोटे छोटे इकाइयों से, 1 लाख मैरोमायोसिन से। ऐसे कई सारे मैरोमायोसिन जुड़ेंगे। पूंछ वाले भाग को लाइट मैरोमायोसिन कह दिया, हेड और भुजा वाले भाग को, सिर और भुजा वाले भाग को हैवी मैरोमायोसिन। ऐसे 300 मैरोमायोसिन जोड़कर एक मायोसिन प्रोटीन बनेगा। अब पेशीय संकुचन में मायोसिन का सिर एक्टिन से जुड़ेगा, इसलिए एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र होंगे, और ऊर्जा एटीपी से आएगी, इसलिए सिर में एटीपी बाइंडिंग क्षेत्र भी होंगे। और एटीपी के अपघटन से ऊर्जा लेगा मायोसिन, इसलिए मायोसिन में एटीपीएस क्रिया होगी, जिसके लिए सहकारक क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम। सहकारक क्या होगा? मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? मोटे तंतु और मायोसिन की संरचना की। अब देखो आपको क्या क्या मालूम चल गया। हमको पतले तंतु, हां अब देखो भाई क्या पढ़ा था अपन ने इधर। अब एक सार्कोमियर की संरचना अपन ने बनाई थी ना, एक सेकेंड। पेशीय संकुचन में सार्कोमियर की संरचना बनाई थी। कैसे बनाई थी सार्कोमियर की संरचना? एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा बनाया था, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा। ये रहे पतले तंतु, पतले तंतु, पतले तंतु, पतले तंतु, सही। फिर मोटे तंतु, ये मोटे तंतु, ये मोटे तंतु, ये मोटे तंतु। सही बात भाई, यही तो बनाया था ना सार्कोमियर की संरचना। अब थोड़ा विस्तार में देखें अपन। ये आपके पास, ये तो जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है। तो एक जेड लाइन से जेड लाइन तक का हिस्सा, जेड लाइन से जेड लाइन तक का हिस्सा, यही तो सार्कोमियर है। अब क्या मालूम है इसमें क्या मिलेंगे? ये जो पतले तंतु है इनमें अब आपको मालूम है, पतले तंतु में, हां
ये एक्टिन होगा, है कि नहीं? अब मैं इसके विस्तार से संरचना देख सकता हूं ना, लाइन नहीं। पतले तंतु में क्या मिलेगा भाई? ये एक्टिन। पतले तंतुओं में क्या मिलेगा? ये एक्टिन मिलेगा। सही। ये मोटे तंतु हैं, क्या मिलेंगे? मायोसिन के सर नहीं मिलेंगे? बिल्कुल, ये, हां। ये मायोसिन के सर बनाए हैं मैंने। ठीक है बच्चों, ये मोटे तंतु में ये ऊपर की ओर मायोसिन के सर हैं। ठीक है, ये एक्टिन तंतु हैं। अब ये सार्कोमियर की संरचना तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सुनो। अब जब अपन पेशीय संकुचन पढ़ेंगे ना बच्चों, सुनना। पेशीय संकुचन में क्या होगा? ये जो मायोसिन के सर हैं, एक सेकेंड बच्चों, एक चीज, एक सेकेंड बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको बेहतर बना देता हूं इस तरफ। हाँ, ठीक है बच्चों, ये मायोसिन के सर बनाए हैं मैंने। ठीक है, ये बीच में एम लाइन होगी, मालूम है ना? ये बीच में कौन सी लाइन है? एम लाइन बीच में। ये सब बता दिया था। अब देखो बच्चों, जब पेशीय संकुचन हम पढ़ेंगे तो पेशीय संकुचन में ये मायोसिन का जो सर है ना, ये मोटे तंतु हैं। मोटे तंतु पर मायोसिन का जो सर है वो एक्टिन से जुड़ेगा। जब संकुचन होगा तो संकुचन के दौरान मायोसिन का सर, ये मायोसिन के सर एक्टिन से जुड़ेंगे, मायोसिन के सर एक्टिन से जुड़ेंगे और उसे खींचेंगे, है ना? मतलब ये देखो भाई, ये पतले तंतु हैं, ये लाल वाला ये हाथ पतले तंतु हैं जिसमें एक्टिन है। ये दूसरा मोटा तंतु है और ये उंगली निकाली, ये मायोसिन का सर है। ये उंगली मैंने निकाली, मायोसिन का सर है, ऊपर एक्टिन है। तो पेशीय संकुचन में मायोसिन का सर इससे जुड़ेगा। मायोसिन का सर किससे जुड़ेगा भाई? एक्टिन से जुड़ेगा और एक्टिन को खींचेगा। मायोसिन का सर एक्टिन को खींचेगा। ये मैं मायोसिन हूं, मान लो ये हाथ मेरे मायोसिन के सर हैं, तो मायोसिन के सर एक्टिन से जुड़ेंगे और उसे खींचेंगे अपनी तरफ। ये यहां पर जुड़ेगा, ये यहां पर जुड़ेगा और मायोसिन एक्टिन को खींचेगा, है ना? लेकिन पहला सवाल, संकुचन के दौरान ही खींचेगा, सामान्य अवस्था में तो नहीं खींचेगा। मतलब अभी मेरी पेशियों में संकुचन नहीं हो रहा, तो जब मेरी पेशियों में संकुचन नहीं हो रहा मतलब मायोसिन का सर एक्टिन से नहीं जुड़ पा रहा। अब मायोसिन का सर एक्टिन से क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्यों नहीं जुड़ पा रहा? याद करो, मायोसिन का सर क्यों नहीं जुड़ पा रहा?
क्योंकि ट्रोपोमायोसिन की श्रृंखलाएं हैं। याद है ना, ट्रोपोमायोसिन की श्रृंखलाएं हैं, वो जुड़ने नहीं देंगी, है ना। मायोसिन एक्टिन से सामान्य अवस्था में क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि ट्रोपोनिन उससे, ट्रोपोमायोसिन की श्रृंखला उन्हें जोड़ने नहीं देगी, जुड़ने, है ना भाई। ये ट्रोपोमायोसिन की जो श्रृंखलाएं हैं, ये ट्रोपोमायोसिन की श्रृंखलाएं मायोसिन को एक्टिन से नहीं जोड़ने देंगी। और जो ट्रोपोनिन है, हां, और जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन एक कील मान लो। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ये कील के रूप में घुसा हुआ है ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन के साथ, है ना। तो देखा जाए तो ट्रोपोनिन हरा और ट्रोपोमायोसिन, इन दोनों का संकुल ही मायोसिन को एक्टिन से नहीं जुड़ने दे रहा, है ना। मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा, लेकिन सामान्य अवस्था में मायोसिन का सिर एक्टिन से क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्योंकि एक्टिन के उन क्षेत्रों पर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का संकुल उनको छुपाकर बैठा है। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का संकुल मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने नहीं देगा। ठीक है, तो अब सुनो, मैं यहां पर मसल प्रोटीन की बात करूं तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो मसल प्रोटीन में बच्चों दो तरह के प्रोटीन्स होंगे। दो तरह के प्रोटीन कौन से हैं? एक तो होते हैं संकुचनशील प्रोटीन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और एक होंगे हमारे पास रिलैक्सिंग प्रोटीन्स। ठीक है, संकुचनशील प्रोटीन, नाम से ही लग गया कि वो प्रोटीन जो संकुचन में काम करेंगे, वो प्रोटीन जो संकुचन में काम करेंगे, एक्टिन और मायोसिन। तो जो प्रोटीन पेशीय संकुचन में काम करेंगे बच्चों, याद रखना, एक्टिन मायोसिन खुद में संकुचन नहीं हो रहा, एक्टिन और मायोसिन खुद संकुचित नहीं हो रहे, ये पेशियों में संकुचन कर रहे हैं, पेशियों की लेंथ को छोटा कर रहे हैं, पेशियों में संकुचन कर रहे हैं। एक्टिन मायोसिन खुद का संकुचन नहीं होगा, एक्टिन और मायोसिन स्वयं संकुचित नहीं हो रहे, वो पेशियों में संकुचन उत्पन्न करेंगे। इसलिए एक्टिन और मायोसिन संकुचनशील प्रोटीन्स हो गए, है ना भाई। इसमें भी काफी बार बच्चों क्वेश्चन आ रखा है कि एक्टिन और मायोसिन दोनों आंसर करना है, लेकिन दोनों में से बेहतर संकुचनशील प्रोटीन याद रखना एक्टिन होगा। अगर एक आंसर करना होना बच्चों, सुन लेना, एक्टिन और मायोसिन दोनों संकुचनशील प्रोटीन हैं, लेकिन दोनों में से भी ज्यादा मुख्य एक्टिन है, क्योंकि एक्टिन जब अंदर आएगा, मायोसिन एक्टिन को खींचेगा, तो एक्टिन अंदर की तरफ आएगा, इससे पेशीय संकुचन होगा। इसलिए ज्यादा प्रमुख प्रोटीन कौन सा हो गया? एक्टिन। वैसे तो एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, लेकिन अधिक इंपॉर्टेंट, अधिक मुख्य कौन सा हो गया? एक्टिन। रिलैक्सिंग प्रोटीन कौन से हैं? जो मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने नहीं दे रहे। रिलैक्सिंग प्रोटीन मतलब रिलैक्स अवस्था में जब संकुचन नहीं हो रहा, तो मायोसिन एक्टिन से नहीं जुड़ पा रहा। क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का संकुल मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने ही नहीं दे रहा। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का संकुल जो है वो रिलैक्सिंग प्रोटीन है, क्योंकि वो मायोसिन को एक्टिन पे नहीं जुड़ने दे रहा। हम देखेंगे फिर सर कैसे जुड़ेगा। हां वो बताऊंगा ना, ये संकुल हटेगा,
ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन हटेगा तभी मायोसिन एक्टिन पे जुड़ पाएगा। कैसे हटेगा, क्यों हटेगा, अभी सब बताऊंगा। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, और एक चीज यहां पर याद रख लेना, एक्टिन के क्षेत्रों पर, तो आप ये भी याद रखना, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के सक्रिय क्षेत्रों को छुपाए रखता है ना भाई। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के सक्रिय क्षेत्रों को छुपाए रखता है। ये देखो, ये ट्रोपोमायोसिन है, और इस ट्रोपोमायोसिन के कारण मायोसिन जो है वो एक्टिन पे नहीं जुड़ पाएगा। और इस ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से चिपका के कौन रखेगा, ट्रोपोनिन, वो एक कील है जो ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन पे जोड़ के रखेगी। तो आई होप ये दो तरह के प्रोटीन्स याद रखने हैं भाई। पेशीय संकुचन में कौन काम करेगा, एक्टिन मायोसिन, ज्यादा मुख्य एक्टिन, और मायोसिन को एक्टिन से जोड़ने से रोकेगा कौन, सामान्यतः मायोसिन एक्टिन से जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के कारण। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के सक्रिय क्षेत्रों को छुपाए रखेगा, मायोसिन को जोड़ने से रोक देगा। ठीक है बच्चों, यह सिस्टम अगर क्लियर है तो अब हम पेशीय संकुचन की क्रियाविधि पढ़ सकते हैं। अब सुनो, जो पेशीय संकुचन की क्रियाविधि होगी उसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हां, फिसलने वाली स्लाइडिंग तंतु का सिद्धांत पढ़ते हैं। वो सिद्धांत आसान है। क्या कहता है वो सिद्धांत? कहता है कि मायोसिन का सिरा एक्टिन से जुड़ेगा। वो क्या कहता है, मायोसिन का सिरा एक्टिन से जुड़ेगा। ये रहा मायोसिन का सिरा मान लो, या ये रहा एक्टिन, ये रहा मायोसिन का सिरा। ये मायोसिन का सिरा एक्टिन से जुड़ेगा, जुड़ा और एक्टिन को खींचेगा। ये देखो मायोसिन का सिरा एक्टिन से जुड़ेगा और उसे खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। मायोसिन का सिरा देखो भाई, ये मायोसिन का सिरा एक्टिन से जुड़ेगा ना, जुड़ के खींचेगा तो क्या हो रहा है, एक्टिन मतलब पतले तंतु मायोसिन के जुड़ने के कारण पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर स्लाइड करेंगे ना। ये मेरे पास दोनों मायोसिन के सिरे हैं, इधर दोनों एक्टिन से जुड़े पतले तंतु से, और उनको खींचे, उनको अपनी ओर खींचा। वो अपन जिम में जाते हो, जिम वाली एक्सरसाइज करते हो ना, वो रस्सियां पकड़ के दोनों अपनी ओर खींचते हो, तो आपके दोनों हाथ मायोसिन के सिर हैं। रस्सी मतलब एक्टिन तंतु से जुड़ गए, पतले तंतु से, और अब अपनी ओर खींच रहे हो, तो पतले तंतु मोटे तंतु पर स्लाइड कर रहे हैं ना। ये मायोसिन का सिरा जुड़ा एक्टिन से, एक्टिन को खींचेगा तो कौन किस पे फिसल रहा है या स्लाइड कर रहा है, पतले तंतु मोटे तंतु पर स्लाइड करते हैं, है ना भाई। तो अब क्या हुआ, यहां पर अब हम आज बात करेंगे बच्चों पेशीय संकोचन की क्रियाविधि। ये क्रियाविधि कहलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किन वैज्ञानिकों ने दी थी, हक्सले और हक्सले, दो भाई थे भाई शायद, तो दो हक्सले दोनों भाई थे, उन्होंने एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर स्लाइड करते हैं,
है ना भाई। इस सिद्धांत के अनुसार मायोसिन का सिरा एक्टिन से जुड़ेगा, एक्टिन को खींचेगा, तो एक्टिन मतलब पतला तंतु, मायोसिन मतलब मोटा तंतु, तो पतले तंतु मोटे तंतुओं के ऊपर स्लाइड करेंगे। अब आओ इसकी क्रियाविधि कैसे समझते हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों, क्रियाविधि कैसे समझा रहा हूं। एक सेकंड, आराम से इसको अपन डायग्राम से ही समझाऊंगा मैं, आराम से। अब आपको सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी बच्चों। ठीक है, क्या बनाया बच्चों, देखो मैंने, हाँ अब आपको समझ आ गई होगी। ये मसल सेल है। क्या है बच्चों, ये एक मसल सेल या मसल फाइबर। ये मसल सेल फाइबर, ये उसकी प्लाज्मा झिल्ली सार्कोलेमा। ये क्या है, सार्कोलेमा। इसके अंदर याद है मैंने बताया था, हाँ ये याद आ गया होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है बच्चों, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसमें कैल्शियम संचित रहता था। ये नीला क्या है, मायोफिब्रिल। क्या है, मायोफिब्रिल। अब तो याद आ गया, मायोफाइब्रिल के अंदर तंतु हैं, ये पूरा एक सार्कोमियर, और ये पूरा उसके अंदर मैंने क्या बना दिया, सार्कोमियर। एक बनाया है, समझाने के लिए कई सारे होंगे। ठीक है, अब एक नई चीज बनाई है। हां सर, ये आपने सार्कोलेमा में अंदर ऐसे गर्त बनाई है ना, ये गर्त मैंने सार्कोलेमा के अंदर, और ये सार्कोलेमा की जो गर्त है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है। इन्हें बच्चों हम टी टिब्यूल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, टी टिब्यूल्स। तो सार्कोलेमा की गर्त, सार्कोलेमा की वो गर्त जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है, किसके नजदीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नजदीक या जुड़ी हुई है ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गर्त, सार्कोलेमा की गर्त जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है, इन्हें कहते हैं टी टिब्यूल्स। ये पेशीय संकुचन में काम करेंगी, अभी अपन देखेंगे किसमें काम करेगी, पेशीय संकुचन में काम करेगी, अभी अपन देखेंगे कैसे। तो ये तो मसल सेल बना दिया बच्चों। अब देखो, आप कोई भी अवस्था, पेशीय संकुचन मतलब मैं अब ये वाला एल्बो मूवमेंट, इसमें पेशीय संकुचन है,
या ये पेशीय संकुचन है। कोई भी कंकाल पेशियों में कोई भी संकुचन करोगे तो उसकी सूचना तंत्रिका तंत्र से आएगी ना। कंकाल पेशियां ऐच्छिक हैं, सभी ऐच्छिक कंकाल पेशियों में कोई भी संकुचन की सूचना सीएनएस से ही तो आएगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। और कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन। कौन लेकर आएगा? एक मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा कि नहीं? हां, ये रहा मोटर न्यूरॉन। ये क्या बना दिया मैंने? मोटर न्यूरॉन। सूचना कौन लेकर आएगा? कोई भी कंकाल पेशियों में आप संकुचन करोगे, कंकाल पेशियों में संकुचन की सूचना हमेशा सदैव कौन लेकर आएगा? चालक या मोटर न्यूरॉन। कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन वो सूचना पेशियों में लेकर आएगा। तो न्यूरॉन और पेशी, हां, नई चीज क्या आ गई? ये न्यूरॉन और पेशी के मध्य एक साइनैप्स होगा। भाई तंत्रिका तंत्र में हमने तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के मध्य साइनैप्स पढ़ा था। एक न्यूरॉन खत्म होता था, दूसरा न्यूरॉन की शुरुआत होती थी। दो न्यूरॉन के मध्य हम साइनैप्स पढ़ते थे तंत्रिका तंत्र में। यहां पर न्यूरॉन के समापन पर मसल आ गई, कंकाल पेशी आ गई। तो न्यूरॉन और पेशी के मध्य जो साइनैप्स होता है बच्चों, उसे हम न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन कहते हैं या मोटर एंड प्लेट कहेंगे, है ना भाई? क्या हुआ? चालक न्यूरॉन है, चालक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन जो संकुचन की सूचना पेशियों में ला रहा है। तो वो संकुचन की सूचना जब पेशियों में लाएगा तो न्यूरॉन और पेशी के मध्य एक साइनैप्स बनेगा, और न्यूरॉन और मसल के मध्य जो साइनैप्स है, ये किसके बीच का साइनैप्स है भाई? न्यूरॉन व पेशी के मध्य साइनैप्स। और उस साइनैप्स को ही क्या कहते हैं? न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। सही? हां, अब क्या होगा यहां पर? ये एक्सॉन का ही तो सिरा है। हां, अब आपको सब मालूम हो गया होगा, यहां तक तो आसान था। ये मोटर न्यूरॉन पर तंत्रिका आवेग का प्रसारण, ये तंत्रिका आवेग प्रसारित हो रही है इन वेसिकल्स में। यहां पर वेसिकल्स हैं और इनमें न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होंगे? पेशियां अगर हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रहेगा भाई? एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? ये एसिटाइल कोलिन। और इन एसिटाइल कोलिन के ग्राही ये सार्कोलेमा पर हैं। ये क्या हो गए भाई? एसिटाइल कोलिन के ग्राही, न्यूरोट्रांसमीटर के ग्राही, है ना? तो ये सूचना अगर ही समझ आ रही है, वापस देखो, हमने अभी क्या बनाया बच्चों? एक चालक न्यूरॉन और एक कंकाल पेशी, मसल सेल। एक मोटर न्यूरॉन है, मसल सेल है। पेशीय संकुचन की सूचना, पेशियों में संकुचन की सूचना चालक न्यूरॉन से आएगी। तो पहला, चालक न्यूरॉन और कंकाल पेशी, इन दोनों के मध्य का जो साइनैप्स है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दिया। अब सूचना कैसे आएगी? सूचना तंत्रिका आवेग के माध्यम से आएगी। वही विध्रुवीकरण, तंत्रिका आवेग आया, सिरे पर आया, वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन फटे, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले और वो मसल सेल सार्कोलेमा की झिल्ली, सार्कोलेमा पर एसिटाइल कोलिन के ग्राही थे।
उससे जुड़ गए। जुड़ गए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा सुनो। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन के ग्राही से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ गया, अब पेशियों में इस कारण ये टी टिब्यूल सक्रिय होंगे। पेशियों में टी टिब्यूल सक्रिय होंगे और ये टी टिब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बोलेंगे कैल्शियम निकालो भैयो, कैल्शियम निकालो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम है ना, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम निकालने को कौन बोलेगा? टी टिब्यूल्स। क्या हुआ? वापस चालक न्यूरॉन पेशीय संकुचन की सूचना लेकर आ रहा है। चालक न्यूरॉन तंत्रिका आवेग के माध्यम से सूचना ला रहा है। फिर वेसिकल से उससे एसिटाइल कोलिन निकले और एसिटाइल कोलिन अपने ग्राही से जुड़ गया सार्कोलेमा पर। अब इस कारण कौन उत्तेजित हुआ? टी टिब्यूल्स। इसके कारण यह सार्कोलेमा की गर्त उत्तेजित हो गई। सार्कोलेमा की गर्त यानी टी टिब्यूल्स। और टी टिब्यूल्स ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला फटाफट कैल्शियम निकालो, तो कैल्शियम निकला। अब कैल्शियम निकला तो क्या होगा? कैल्शियम निकलने से क्या होगा? सुनो, इस पे वापस आऊंगा मैं। कैल्शियम निकलने से क्या होगा? अब याद करो, ये एक्टिन के तंतु हैं, है ना भाई? ये एक्टिन है। चलो, ठीक है, एक तरह से बना दिया। ये ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है ना? सही, ये ट्रोपोमायोसिन की श्रृंखला है। और इन पर याद आ गया, ट्रोपोनिन है। ये तो सब बताया था, ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन की एक इकाई बताई थी बच्चों पिछले लेक्चर में, ट्रोपोनिन सी, जिस पर कैल्शियम जुड़ता है। ट्रोपोनिन सी की एक उप इकाई बताई थी जिस पर कैल्शियम जुड़ता है, बताया था। तो यहां देखो, जब ये कैल्शियम निकलेगा तो ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। ये कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकले, किसके कहने पे निकले? टी टिब्यूल्स के कहने पर। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन की उप इकाई से जुड़ेगा। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन की, ये कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ट्रोपोनिन की सी उप इकाई से जुड़ेगा। अब ट्रोपोनिन बड़ा मतलबी है, बहुत सेल्फिश है। ट्रोपोनिन ने जैसे ही कैल्शियम से जुड़ा, ट्रोपोनिन का सी उप इकाई जैसे ही कैल्शियम से जुड़ी, ये ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन से दूर हो जाएगी। ये बोलेगी भाई मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं, मेरा प्यार, मेरा लगाव तो कैल्शियम से सबसे ज्यादा है। तो ट्रोपोनिन जैसे ही कैल्शियम से जुड़ेगी, इसकी संरचना में परिवर्तन आएगा। इसकी संरचना में परिवर्तन आएगा तो ये ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन से अलग हो जाएगी। ये बोलेगा तुम जानो तुम्हारा काम, मेरे लिए तो मेरा कैल्शियम ही मुख्य है। तो कैल्शियम से जुड़ते ही उसका आकार में चेंज आया, वो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन से अलग हो गया। अब ट्रोपोमायोसिन बेचारा एक्टिन को पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि कील तो ये ट्रोपोनिन थी, तो ट्रोपोमायोसिन भी एक्टिन से अलग हो जाएगा। ट्रोपोमायोसिन भी एक्टिन से अलग हो जाएगा। और जब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन अलग हो गए
तो एक्टिन खुल गया, एक्टिन के क्षेत्र खुल गए ना। अब मायोसिन का सर इनसे जुड़ेगा, मायोसिन का हेड इससे जुड़ेगा, इसे खींचेगा और पेशीय संकुचन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? वापस देखो, लिख भी दूंगा पॉइंट्स, बट आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। वापस, ये तो पेशी थी। पहला बिंदु क्या याद रखना है? सूचना हमेशा मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा। कभी भी कंकाल पेशियों में संकुचन होगा तो कंकाल पेशियों में संकुचन की सूचना हमेशा मोटर न्यूरॉन लाएगा। पहला चीज, न्यूरॉन और मसल के मध्य जो साइनैप्स है, न्यूरॉन और पेशी के मध्य जो साइनैप्स है, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहेंगे। दूसरा बिंदु। तीसरा, जब तंत्रिका आवेग का प्रसारण होगा तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से निकलेगा और वो ग्राही सार्कोलेमा पर ग्राही से जुड़ जाएगा। तीसरा बिंदु। जैसे ही ये जुड़ेगा, कौन उत्तेजित या सक्रिय होंगे? सार्कोलेमा के गर्त टी टिब्यूल सक्रिय होंगे और टी टिब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का स्त्रावन करेंगे। ये कैल्शियम किस पे जाके जुड़ेगा? ट्रोपोनिन के सी उप इकाई से जुड़ेगा। ट्रोपोनिन बड़ा मतलबी, जैसे ही कैल्शियम को जोड़ा, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को भूल गया, अलग हो गया। ट्रोपोमायोसिन बेचारा एक्टिन से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, वो भी अलग हो गया। एक्टिन के क्षेत्र खुल गए तो मायोसिन के सिरे एक्टिन से जुड़े और उनको खींचा, जिससे मसल की लंबाई या लेंथ छोटी हो गई। इस प्रकार पेशियों में संकुचन हो गया। ठीक है, तो आओ इस बिंदु को लिख लें बच्चों। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई? मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन का स्त्रावन। ठीक है, पहला ये हुआ। फिर क्या होगा? सार्कोलेमा पर उपस्थित एसिटाइल कोलिन के ग्राही एसिटाइल कोलिन से जुड़ते हैं, फिर इस कारण टी टिब्यूल्स उत्तेजित हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस का स्त्रावन करती है। कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन की उप इकाई से जुड़ते हैं, ट्रोपोनिन की संरचना में परिवर्तन होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से पृथक कर देता है ना भाई? क्या क्या क्रम है? मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन का स्त्रावन हुआ, सार्कोलेमा पर एसिटाइल कोलिन के ग्राही हैं, वो एसिटाइल कोलिन से जुड़ जाएंगे, टी टिब्यूल्स इस कारण उत्तेजित होगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का स्त्रावन करेगा। कैल्शियम ट्रोपोनिन की उप इकाई से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन की संरचना में परिवर्तन आएगा और इस कारण ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से पृथक कर देगा। पृथक हो जाएगा
तो अब मायोसिन के हेड सिर एक्टिन से जुड़कर पेशीय संकुचन दर्शाएंगे। है ना भाई, मायोसिन के हेड एक्टिन से जुड़कर पेशीय संकुचन बनाएंगे। तो इसमें फिर क्या होगा, यहां पर देखो, हां ये रहा एक्टिन, है ना बच्चों, ये रहा, ये मायोसिन का हेड हो गया। अब ये मायोसिन का हेड, हां, जब जुड़ेगा, किससे जुड़ा, एक्टिन से जुड़ा ना भाई, जुड़ा। तो जब ये मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा तो किसका निर्माण हुआ भाई, ये क्रॉस ब्रिज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों, क्रॉस ब्रिज का निर्माण। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज का निर्माण मतलब मायोसिन का हेड जब एक्टिन से जुड़ेगा तभी तो क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा, और फिर इसे खींचेगा, और फिर इसे खींचेगा। और ऊर्जा कहां से आएगी, ऊर्जा कहां से आएगी भाई, एटीपी से। और मायोसिन के पास एटीपीएस क्रिया भी है, मायोसिन के पास एटीपीएस क्रिया भी है। ऊर्जा कहां से आएगी, एटीपी से आएगी। फिर देखो बच्चों, इसने मायोसिन के सर ने, या मायोसिन का सर एक्टिन से जुड़ा, उसे खींचा, संकुचन हो गया। संकुचन होने के बाद क्रॉस ब्रिज का वापस क्या हो जाएगा, अपघटन। तो क्रॉस ब्रिज का निर्माण हुआ, क्रॉस ब्रिज का निर्माण हुआ, संकुचन हुआ, फिर अंत में संकुचन होने के बाद क्रॉस ब्रिज का क्या हो जाएगा, अपघटन भी हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज का अपघटन होगा, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, एटीपी, है ना। याद रखना बच्चों, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी, जुड़ने के लिए भी एटीपी चाहिए, और हटने के लिए, मायोसिन का हेड वापस एक्टिन से हट जाए, क्रॉस ब्रिज वापस अपघटित हो जाए, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। मायोसिन का सिर जुड़ेगा, खींचेगा और अलग हो जाएगा, जुड़ेगा, खींचेगा, अलग हो जाएगा। जुड़ने के लिए और अलग होने के लिए, क्रॉस ब्रिज के निर्माण के लिए और अपघटन के लिए ऊर्जा या एटीपी चाहिएगा। और एटीपी ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा, मायोसिन। अब क्या क्या बिंदु देखो बच्चों, ये तो क्लियर है चीज, ये तो क्लियर है, लेकिन अब पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, सुनो एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले तो अब एमसीक्यूज में क्या याद रखोगे, समझ तो लिया। पेशीय संकुचन में कौन से आयंस चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। पेशीय संकुचन में कौन से आयंस की जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों, मैग्नीशियम क्यों चाहिए, मायोसिन के एटीपीएस क्रिया के लिए, मायोसिन की एटीपीएस क्रिया के लिए मैग्नीशियम चाहिए। और कैल्शियम क्यों चाहिए पेशीय संकुचन में, ट्रोपोनिन को हटाने के लिए, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से पृथक करने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो पेशीय संकुचन में कौन से खनिज चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ज्यादा महत्वपूर्ण है कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, रुधिर स्कंदन के लिए कैल्शियम चाहिए, पेशीय संकुचन के लिए कैल्शियम चाहिए, तंत्रिका आवेग का प्रसारण साइनैप्स में भी कैल्शियम चाहिए।
तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पेशीय संकुचन में कैल्शियम मैग्नीशियम। दूसरा बच्चों आपको पता होना चाहिए एक मोटर यूनिट, चालक इकाई किसे कहते हैं, है ना भाई जी। मोटर यूनिट या चालक इकाई क्या होती है? तो मोटर यूनिट का मतलब सिंपल बच्चों, एक मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर। हां, है ना, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, इनके संयोजन को क्या कहेंगे? एक मोटर यूनिट। कहां है भाई ये मोटर यूनिट? पूरा यही तो अपन ने बनाया बच्चों, यही तो क्या है, एक मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन किसके साथ साइनैप्स बना रहा है? एक मसल सेल या मसल फाइबर के साथ। तो इस पूरे को अपन ने क्या कह दिया? एक मोटर यूनिट कह दिया। किसे क्या कह दिया? इसे ही मोटर यूनिट कह दिया। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? हां सुनो भाई, पेशीय संकुचन के दौरान क्या होगा? सुनो अब, पेशीय संकुचन के दौरान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं फिर समझा दूंगा। पेशीय संकुचन के दौरान क्या क्या होगा भाई? आई बैंड की लंबाई या लेंथ छोटी होगी। सार्कोमियर की लेंथ भी छोटी होगी। एच जोन भी छोटा होगा। ए बैंड की लेंथ सेम रहेगी। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अभी बता रहा हूं बच्चों क्या मतलब है। नोट, तंतुओं की लंबाई या लेंथ हमेशा क्या लिखा है देखो बच्चों, मैंने ये जो पूरी पेशीय संकुचन की क्रियाविधि होगी ना, इस पूरी पेशीय संकुचन की क्रियाविधि में आई बैंड, सार्कोमियर, एच जोन ये तो सब छोटा होगा। ए बैंड की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैंड की लंबाई तो छोटी हो रही है या सेम रहती है, लेकिन बैंड में जो तंतु है ना भाई, छोट पतले और मोटे तंतु जो हैं, उनकी लंबाई पे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। आज ये पतले तंतु हैं या मोटे तंतु हैं, मतलब मायोसिन, एक्टिन, इनके लेंथ थोड़ी छोटी होती है, नहीं, केवल बैंड की लेंथ छोटी होती है, याद रखना। तंतुओं की लंबाई ये थोड़ी है कि अगर मैंने कहा 2 सेंटीमीटर का एक तंतु है तो वो 2 से 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं, वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तंतुओं की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बैंड पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे? अभी बताता हूं, सुनो, सुनेंगे भाई कैसे होगा। अपन एक सामान्य अवस्था लेते हैं बच्चों, रिलैक्स्ड अवस्था। हां, रिलैक्स्ड अवस्था में ये रहा मेरे पास सार्कोमियर।
ठीक है बच्चों, ये सार्कोमियर है सार्कोमियर ये बात। अब ध्यान देंगे, ये एक सार्कोमियर है। ये यहां से लेकर यहां तक सार्कोमियर है। इसमें ए बैंड कौन सा है बच्चों? यहां से लेकर यहां तक, जहां से पूरा पूरा मोटा तंतु, पूरा पूरा मोटा तंतु और उसके साथ कुछ छोटे, ये क्या है? पूरा ए बैंड है, पूरा ए बैंड है। आई बैंड कौन सा है? ये आई बैंड है। ये भी एक आई बैंड है ना भाई? आई बैंड, ए बैंड क्लियर। और एच जोन, ये वाला भाग, ये वाला भाग जिसमें सिर्फ मोटे तंतु हैं, मोटे तंतु की प्राइवेट प्रॉपर्टी एच जोन। इतना तो क्लियर है ना बच्चों? अब सुनो, जब संकुचन होगा, अब जब संकुचन होगा तो क्या होगा बच्चों? मायोसिन का सिरा पतले तंतु से जुड़ेगा और अंदर खींचेगा, ये अंदर आएंगे तो सार्कोमियर थोड़ा छोटा हो गया ना, सार्कोमियर छोटा हो गया हल्का। ये पतले तंतु आई बैंड अंदर की तरफ आ गए ना। ए बैंड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ए बैंड पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। एच जोन क्या हो गया? छोटा हो गया। तो देखो, ये सार्कोमियर इतना था, ये कम हो गया। ए बैंड पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं भाई, ए बैंड तो अभी भी उतना ही है, ए बैंड तो उतना ही है। ए बैंड की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एच जोन छोटा हो गया, ये देखो भाई, एच जोन तो छोटा हो गया ना। एच जोन पहले इतना बड़ा था, अब इतना सा रह गया एच जोन। और आई बैंड भी छोटा हो गया, इतना ही रह गया। आई बैंड इतना सा ही रह गया। तो आई बैंड की लंबाई क्या हो गई बच्चों? छोटी। एच जोन की लंबाई क्या हो गई? छोटी। ए बैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल बैंड की लंबाई छोटी हो रही है, केवल बैंड की लंबाई छोटी हो रही है। वास्तविकता में तंतुओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तंतुओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने पॉइंट यहां पर लिख दिए हैं। पेशीय संकुचन के दौरान क्या छोटा होगा और तंतुओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तंतुओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यह भी हमको मालूम है कंकाल पेशियों में थकान का कारण क्या होता है भाई? हां, तो कंकाल पेशियों में थकान यानी फटीग का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का एकत्रण है ना बच्चों। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल का जब एकत्रण होता है तो लैक्टिक एसिड के एकत्रण के कारण ही कंकाल पेशियों में थकान आती है।
ठीक है, कंकाल पेशियों में थकान का कारण क्या हो गया बच्चों? लैक्टिक एसिड का एकत्रण हो गया। ठीक है, ये सबको मालूम ही है। अब दो चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सही। दो चीजें क्या बता रहा हूं बच्चों? एक तो मसल ट्विच। हां, ये क्या है? देखो बच्चों, पेशियों में संकुचन होगा तो उद्दीपन के कारण, किसी भी उद्दीपन के कारण अगर मैं पेशियों में एक संकुचन करता हूं तो पेशियों में होने वाला एकल संकुचन, एकल संकुचन जिसके पश्चात अनुशिथिलन होगा, तो पेशियों में एकल संकुचन जिसके पश्चात अनुशिथिलन होगा उसे हम क्या कहेंगे? मसल ट्विच। तो मसल ट्विच का मतलब है पेशियों में होने वाला सिंगल संकुचन, पेशियों में एकल संकुचन जो होता है उसे कहते हैं मसल ट्विच, है ना बच्चों? और एक होता है मसल टेटनस, एक होता है मसल टेटनस। ये याद रखना, इस पे सवाल भी आ रखा है नीट में। टेटनस एक बीमारी भी होती है। हां, जीवाणु संक्रामक रोग हम पढ़ेंगे ना, उसमें अपन जीवाणु संक्रामक रोग में टेटनस की बात करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मसल टेटनस का मतलब है अगर पेशियां संकुचित ही रहें, पेशियों में संकुचन होगा फिर अनुशिथिलन होगा, संकुचन होगा अनुशिथिलन, तो एक संकुचन एक अनुशिथिलन को कहेंगे मसल ट्विच। लेकिन अगर पेशियों में संकुचन ही रहा, हां, निरंतर सतत संकुचन ही रहा, अनुशिथिलन नहीं देखा गया, पेशियां अगर संकुचित अवस्था में ही रही, अनुशिथिलन नहीं दर्शा रही, तो उसे क्या कहेंगे? मसल टेटनस। उसे क्या कहेंगे बच्चों? मसल टेटनस कहेंगे। तो जिसे हम कहते हैं सस्टेन्ड संकुचन, यानी सतत संकुचन, बिना अनुशिथिलन के, तो पेशियों में अगर केवल सस्टेन निरंतर संकुचन देखा जाए, निरंतर संकुचन का मतलब है कि उनमें अनुशिथिलन ना हो, केवल संकुचन देखा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? मसल टेटनस। तो मसल टेटनस का मतलब है निरंतर जब पेशियों में संकुचन हो और अनुशिथिलन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मसल टेटनस। तो एकल संकुचन और एकल अनुशिथिलन को तो मसल ट्विच, और सतत निरंतर संकुचन को क्या कहेंगे? मसल टेटनस। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, हां, हमारे पास दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं बच्चों। हां, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स। हां भाई, इन दोनों में अंतर आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड मसल फाइबर्स को बच्चों हम वायवीय पेशियां भी कहते हैं। वायवीय पेशियां या स्लो ट्विच मसल्स कहते हैं। और वाइट मसल फाइबर को अवायवीय पेशियां या फास्ट ट्विच मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब है बच्चों? क्या अंतर है? सुन लो, बहुत आसान है। रेड मसल फाइबर में लाल रंग, हां, क्या क्या याद रखना है? इनमें मायोग्लोबिन अधिक होगा बच्चों, मायोग्लोबिन अधिक होगा, इनमें मायोग्लोबिन कम होता है। मायोग्लोबिन इनमें अधिक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें अधिक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होगा, इनमें कम होगा।
है ना। फिर लाल मायोग्लोबिन अधिक है, लेकिन इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कम रहेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कम, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में ज्यादा। अब क्या अंतर है देखो बच्चों, रेड मसल फाइबर जो है ना, ये जो रेड मसल फाइबर्स हैं, इनमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, तो ये लंबे समय तक काम कर सकते हैं, बिना थके हुए लंबे समय तक काम करते हैं। आपकी कमर की पेशियां हैं बच्चों, पूरा दिन काम करती हैं, है ना। आप खड़े हो, बैठे हो, आपके शरीर को बॉडी पोस्चर के लिए ये कमर काम करती है। हां, आप कोई जरूरत से ज्यादा ही काम कर लो तो काफी टाइम बाद कमर दुखने लगती है। लगभग पूरे दिन काम करती है, फिर भी इनमें थकान बहुत कम उत्पन्न होती है। ये रेड मसल फाइबर है। आपकी आंखों की पेशियां, हाँ, ज्यादा देर मोबाइल पे रहते हो या टीवी ज्यादा देख लेते हो तो आंखें दर्द करने लगती है ना, क्योंकि उनमें थकान जल्दी उत्पन्न हो जाती है। आप लिखते रहते हो, अगर टीचर बहुत तेजी से डिक्टेट करवाए और आप बहुत तेजी से लिखने लगो तो कुछ समय बाद दुखने लग जाता है हाथ, हाँ, क्योंकि इन पेशियों में जल्दी थकान उत्पन्न हो जाती है। वो कौन सी हैं? व्हाइट मसल फाइबर्स। तो ये पेशियां जो है ना बच्चों, ये तेजी से काम करने वाली हैं, बहुत तेजी से काम करती हैं, बहुत ज्यादा तेज से काम करती हैं, लेकिन इनमें थकान भी जल्दी उत्पन्न होती है। ये मसल फाइबर धीमे धीमे आराम से काम करती हैं, काम धीरे धीरे करती हैं, लंबे समय तक काम करती हैं, और इनमें थकान भी बहुत देरी से उत्पन्न होती है ना भाई। तो एक क्या रखना है, इनका डायमीटर, एक सेकेंड, इनमें यहां धीमे लंबे कार्यों के लिए अनुकूलित, थकान देरी से उत्पन्न होती है ना भाई। इनमें थकान जो है वो देरी से उत्पन्न होगी, और ये तेज कार्यों के लिए अनुकूलित, थकान जल्द उत्पन्न होती है। उदाहरण लिख देता हूं, आखिरी में ध्यान रहेगा भाई आपको। कमर की बैक मसल्स, है ना, आपकी कमर की मसल्स जो हैं वो रेड मसल फाइबर का उदाहरण है, और हमारी आई की मसल्स ये जो हैं, ये किसका उदाहरण है? व्हाइट मसल फाइबर का। ठीक है बच्चों, तो रेड मसल फाइबर में लाल रंग जो है वो मायोग्लोबिन की ज्यादा मात्रा के कारण है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें अधिक होगा, और धीमे लंबे कार्यों के लिए अनुकूलित हैं। हां, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा किसमें होगा? व्हाइट मसल फाइबर में, और ये बहुत जल्दी या तेज कार्य करने वालों में अनुकूलित होंगी। तो वो पेशियां बहुत तेजी से काम करती हैं। जैसे ये स्प्रिंटर्स होते हैं ना बच्चों, जो 100 मीटर का रेस दौड़ते हैं, तो 100 मीटर के रेस में इनको बहुत कम समय में बहुत तेज दौड़ना होता है, कम समय में तेज दौड़ना होता है। व्हाइट मसल फाइबर जो मैराथन दौड़ते हैं, लंबी लंबी मैराथन, 50-50 किलोमीटर की, 100-100 किलोमीटर की, उनमें धीमे धीमे काम पेशियों में संकुचन होता है। रेड मसल फाइबर्स। हां, दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के व्यायाम या एक्सरसाइज होती है बच्चों, और वो एक्सरसाइज या व्यायाम जो है ना, वो रेड मसल फाइबर के विकास में, व्हाइट मसल फाइबर के विकास में अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस, अलग अलग तरह की मसल्स का विकास कर सकती हैं। तो किस तरह की आवश्यकता है? आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग तरह की पेशियों में विकास देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली है? पेशियों की बात कर ली है। पेशीय संकुचन की क्रियाविधि हमने देख ली बच्चों, और रेड और व्हाइट मसल फाइबर। पेशीय संकुचन में किसकी लेंथ छोटी होगी, किसकी लेंथ समान रहेगी, वो भी बता दिया। बैंड की लंबाई चेंज होती है, याद रखना। तंतुओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तंतुओं की लंबाई पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों,
तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग हड्डियों, बिल्कुल हमारे जो अस्थियां या बोन्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों फिर हम बोन्स की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।